अच्छा बेटा जी, हमने लास्ट टाइम क्लास के अंदर अनफॉर्चुनेटली छुट्टियाँ हो गई थी जिसकी वजह से हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सके। चूँकि कल आप लोगों का है टेस्ट है तो उसके लिए हम एक्सरसाइज कंप्लीट करना ज़रूरी था। तो ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें हमने 8वें क्वेश्चन तक कर लिया था कि व्हाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज़ इम्पोर्टेंट टू अस। हमने कहा था कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जो F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर था, वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। बेसिकली वो दो मैसेज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करने के लिए इसके साथ साथ एक और चीज़ ऐड आप लोग कर सकते हैं, टू कैलकुलेट द मास ऑफ मून। ठीक है, उसके लिए भी यूज़ कर। आगे है एक्सप्लेन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये हम बुक के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि जिसके लिए फार्मूला था F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर, और हाउ टू कैलकुलेट मास ऑफ द अर्थ कैन बी डिटरमाइन, या हाउ टू मास ऑफ द अर्थ कैन बी कैलकुलेटेड। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसमें आप लोग वो जो हमने मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट किया था, टॉपिक था मास ऑफ अर्थ, ये उसके लिए आंसर में ये आप लिख देंगे। ठीक है जी। अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है तो थोड़ी सी डेरिवेशन करके आप लोग उसका एंड पे जो मास ऑफ अर्थ का आंसर है वो आप लिख सकते हैं। आगे आ जाएगा कैन यू डिटरमाइन द मास ऑफ आवर मून, इफ यस देन व्हाट यू नीड टू डू। वो कहता है कि अगर आप लोग, क्या आप पहले नंबर क्वेश्चन पूछता है कि पहले क्या आप लोग चांद का मास कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हाँ तो हमें उसके लिए चीज़ें कितनी रिक्वायर्ड होंगी। तो हमने ये वाला जो फार्मूला मैं हाईलाइट बॉक्स इन बॉक्स कर रहा हूँ, वो आप लोगों ने देखा होगा। तो हमने अर्थ के लिए कैलकुलेट किया जहाँ पे एम ई था और जी आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी था। तो ये सारी वैल्यू किसके लिए चाहिए, हमें अर्थ के लिए चाहिए थी। अब यहाँ पे मून का कैलकुलेट करना है तो एम आ गया मास ऑफ मून, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ मून। तो और जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी, ये आगे वाली तीन चीज़ें मून का मास कैलकुलेट करने के लिए। बाकी ये इसके अंदर यही चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। आगे आ जाते हैं, व्हाई डज द वैल्यू ऑफ जी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वेरी क्यों कर जी की वैल्यू फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हमने बात की थी कि बेटा जी अगर हमारे पास अर्थ है, उससे किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, ये कोई मास m है और ये हमारे पास कैपिटल E, में इसके लिए लिख देता हूँ ये अर्थ है। ठीक है जी। तो मैंने उस वक्त बात की थी कि जितना उसका ज़मीन के रेडियस सेंटर से लेके, ये ज़मीन का सेंटर है बेटा जी, ये जिसको मैंने सर्कल कर दिया, फिल कर दिया, ये ज़मीन का सेंटर है। जितना ज़मीन के सेंटर से उसका फासला इंक्रीज होता जाएगा उतनी उसकी वैल्यू जी की क्या करती जाएगी, वेरी करती जाएगी। क्योंकि हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा वो दूर होता जाएगा उतनी वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अगर ये मैस मीन के करीब आता जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या करती जाएगी, जी की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद अल्टीट्यूड। यही वाला सेम ऊपर वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वही इसका आंसर है, लेकिन यहाँ पे एक चीज चेंज हो जाएगी। यहाँ पे वो जो आर लिखा हुआ है ऊपर वाले फार्मूले में, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ। उसमें जो फार्मूला आ जाएगा जी इज इक्वल्स टू जी एम ई ओवर। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ज़मीन का रेडियस यहाँ तक है, ये कितना है r, और हाइट कितनी है h। तो ये टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया जी, r के इक्वल आ गया, जो कि किस चीज़ के इक्वल आएगा जी, r प्लस h के इक्वल आ जाएगा। ये मैं इधर लिख रहा हूँ r प्लस h के इक्वल आ जाएगा। तो नीचे हम r का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, r प्लस h का होल स्क्वायर। ये जो सेकंड है क्वेश्चन नंबर 13 है, इसके लिए ये आंसर होगा हमारे पास। आगे था व्हाट आर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मैंने बताया था क्लास के अंदर भी कि हमारे पास मैन मेडेड ऑब्जेक्ट हैं जो स्पेस के अंदर भेजे जाते हैं, साइंटिस्ट भेजते हैं, उनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब यहाँ पे नेचुरल सैटेलाइट भी था कि कोई चीज़ जो किसी स्पेसिफिक प्लेनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सॉरी सैटेलाइट का नाम देते हैं। अब उसमें आर्टिफिशियल वो हैं जो मैन मेडेड है, मतलब कि हम लोग या साइंटिस्ट बना के भेजते हैं, उनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। और जैसे कि हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द चांद रिवॉल्व करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, वो एक नेचुरल सैटेलाइट है।
ठीक है जी। तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। हाउ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द मोशन ऑफ सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमारे पास था कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्केयर जो था हमारे पास, वो हमें कैसे किसी भी सैटेलाइट की मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्पफुल हो सकता है। हमने बात की थी कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करने के लिए, और दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फोर्स है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, जो भी फोर्स है उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब वो जो फोर्स है ज़मीन लगाती है चांद के ऊपर या किसी स्पेसिफिक सैटेलाइट के ऊपर, तो वो फोर्स बेसिकली हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे कि ये ज़मीन है, इसके इर्द गिर्द कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर ली, ये अर्थ है, ये हमारे पास सैटेलाइट है जिसको मैं कह देता हूँ कि ये सैटेलाइट है। ज़मीन के इर्द क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। जब ये रिवॉल्व कर रही है तो ज़मीन इसके ऊपर क्या लगा रही है, एक स्पेसिफिक फोर्स लगा रही है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है बेसिकली, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्म में एक्ट करती है, क्योंकि इसी फोर्स की वजह से तो ये ऑब्जेक्ट ज़मीन के इर्द गिर्द मूव कर रहा है। अगर ये फोर्स ही खत्म हो जाए, ग्रेविटेशन की फोर्स खत्म होगी, तो ज़मीन के इर्द गिर्द ये मूव नहीं करेगा। तो हम बेसिकली इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से उस सैटेलाइट की स्पीड को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके दरमियान जो फोर्स है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास ऑन व्हाट फैक्टर ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट डिपेंड, के सैटेलाइट डिपेंड किन किन फैक्टर के ऊपर पड़ती है। तो सैटेलाइट की जो स्पीड है ये इस चीज़ के इक्वल है। जी एच क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, और हाइट क्या, एच क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है, किसकी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, डिस्टेंस एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एंड द अर्थ के ऊपर डिपेंड कर रही है। आखिरी है, वाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर स्टेशनड एट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ऐसा ऑर्बिट जिसके अंदर चीज़ें हमेशा मतलब कि ज़मीन के लिहाज से साकिन रहती हैं, रेस्ट पे रहती हैं, ज़मीन के लिहाज से, वैसे रेस्ट में नहीं होती, वैसे तो ज़मीन के इर्द गिर्द क्या कर रही हैं, रोटेट कर रही हैं, लेकिन उस ऑर्बिट में ज़मीन के लिहाज से, ज़मीन का रेफरेंस पॉइंट मान के वो चीज़ें क्या रहती हैं, रोटेट करती रहती हैं ज़मीन के इर्द गिर्द। जब वो सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करती हैं तो हमारे पास उसका जो हमेशा फ्रंट पार्ट है वो हमेशा ज़मीन की तरफ रहता है, जिसकी मदद से क्या होता है कि रिसीवर उनके फ्रंट पार्ट से जो आने वाली रेस है इनको जल्दी कैप्चर करके और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको चेंज नहीं कर सकता। अब आ जाए बेटा जी आप लोग अगले हमारे पास इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसकी तरफ, ठीक है जी। अब न्यूमेरिकल्स में क्या है कि वो कहता है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फेयर ईच ऑफ मैस 100 किलोग्राम। दो स्फेयर हैं, दोनों का मैस कितना है, 1000 किलोग्राम, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.5 मीटर। m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 100 ग्राम। डिस्टेंस कितना है, ये फोर्स F हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अगर आप लोग आ जाएं तो ये है क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है जी। तो एफ जी की वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है, और 1000 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इधर भी 1000 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और नीचे 0.5 का होल स्केयर आ जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। और इसको एंड पे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके जी, आगे है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लीड स्फेयर केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट। वो कहता है कि दो एक जैसे स्फेयर में जो डिस्टेंस है, जैसे कि मैं कह देता हूँ एक इधर स्फेयर बना दूँ और एक इधर बना दूँ, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना हो, 1 मीटर का हो, और उसके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतने न्यूटन है, ये लिखिए 0.006673 न्यूटन। फाइंड देयर मैसेज, तो इनका जो एम मैस है m1 आइडेंटिकल है तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो m1 और m2 हमने क्या करना है जी, कैलकुलेट करना है। m1 और आइडेंटिकल हैं तो क्या होंगे, सेम होंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है, ये वाला सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। हमने ये सारी वैल्यू आर स्केयर, कैपिटल जी और एफ एक साइड पे ले जाएंगे, एफ से एक साइड पे लेके m1 क्रॉस m2 इनकी वैल्यू पुट की तो m1 क्रॉस m2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 क्रॉस 10 पावर 8। अब m1 और चूंकि m2 इक्वल हैं तो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 की भी उतनी वैल्यू आ जाएगी और m2 की भी कितनी आ जाएगी, सॉरी m1 और m2 इक्वल हैं तो m1 इंटू m1 क्या आ जाएगा, m1 का स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो m1 की वैल्यू बेसिकली ये आएगी, और यही वैल्यू होगी जो किसकी होगी, m2 की वैल्यू होगी। तो दोनों की वैल्यू आ गई, फाइनल आंसर हमारे पास ये आ गया। ओके जी, तो अगला जो है हमारे पास 5.3 है,
अच्छा जी, अगला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5.3 न्यूमेरिकल सॉरी। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। द मास ऑफ द मार्स इज दिस, ये जो गिवन है, और इसका रेडियस कितना है, इतना है। हमें यही चीज़ें तो रिक्वायर्ड है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करनी हो या यही दो तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मास भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है, ठीक है जी। तो रेडियस को किलोमीटर में था, हमने मीटर में कन्वर्ट किया, उसकी जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जी के लिए फार्मूला है जी एम ओवर आर स्क्वायर, जी की वैल्यू पुट की, एम की वैल्यू पुट की, और नीचे क्या पुट कर दिया, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। आर की वैल्यू पुट कर दी और स्क्वायर था, उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज दिस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब कि जी एम, मून की सरफेस पे जी एम की वैल्यू कितनी है, 1.62, ये आप लोगों ने याद रखनी है। मून का रेडियस कितना है, 740 किलोमीटर। ओके जी, मैस फाइंड करना है, तो यही दो चीजें रिक्वायर्ड थी हमें। ये गिवन डाटा आ गया हमारे पास, रेडियस ऑफ द मून और जी की वैल्यू। तो हमारे पास मैस क्या है, जी आर स्केयर ओवर एम इज इक्वल टू जी आर स्केयर ओवर जी। आप लोगों ने फार्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है जी। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, जी की वैल्यू 1.62 है, आर की वैल्यू है 1.7 किलोमीटर है, तो 1.74 क्रॉस टेंस पावर 6 में मैंने लिख दिया, जिसका होल स्केयर ले लिया है, और नीचे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 क्रॉस टेंस पावर -11। तो इसमें आप लोगों के पास ये फाइनल आंसर आ जाता है, ये है जी मास ऑफ मून। ये एक्चुअल नहीं है, बेसिकली इसको हमने अपनी तरफ से दो वैल्यू दे दी कि उसका रेडियस इतना है, तो इतना हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे आ जाए जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ, ये उसकी हाइट गिवन है और जी की वैल्यू कैलकुलेट। हाइट है 3600 किलोमीटर, उसको हमने मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लिया। जी की वैल्यू हमें पता है, मास ऑफ अर्थ भी पता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ये दो चीजें कांस्टेंट है जो आपने याद रखनी है। उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू, ये चार चीजें आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। तो जी की वैल्यू, अब ये हाइट आ गई है, तो पहले नीचे होता था सिंपल आर स्केयर, अब आर प्लस एच का होल स्केयर, जैसे मैंने पिछले शॉर्ट क्वेश्चन में बताया, आर प्लस एच का होल स्केयर आ जाएगा। तो वैल्यूज पुट किए हमारे पास, एंड पे जी की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन आ जाए 5.6 की तरफ। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू अर्थ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, द रेडियस ऑफ द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज दिस। अगर वो कहता है कि रेडियस इतना है, तो हमें जी की वैल्यू कैलकुलेट करके दे। रेडियस आ गया जी, मैस ऑफ अर्थ हमें पता है, और ये सॉरी आर की वैल्यू नहीं, इधर आएगा आप लोगों के पास कैपिटल, ये गलत लिखा हुआ है, कैपिटल जी आएगा, ठीक है। तो ये कैपिटल जी की वैल्यू है, ठीक है जी। तो आप लोगों ने जी एच फाइंड करना है। हमें पता है कि जी की वैल्यू क्या है, जी एम ओवर आर प्लस एच, जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, वही सेम प्रोसीजर है, और आप लोगों के पास उस जी की वैल्यू आ जाएगी जो उतनी हाइट पे होगी। मतलब कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो जी की वैल्यू है वो कितनी है बेटा जी, 0.17 मीटर पर स्क्वायर। 10 जमीन के ऊपर तो है ना 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन उतनी हाइट के ऊपर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ जी इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस, सेंटर से इतना डिस्टेंस है, और मास ऑफ द अर्थ क्या करें, कैलकुलेट करें। जी एच भी गिवन है जो कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हाइट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल है, और अर्थ का रेडियस टोटल कितना है, आर प्लस एच की वैल्यू गिवन है, सिर्फ आर की नहीं, वो कह रहा है, ऐसे कह रहा है, सॉरी ये गलत लाइन लग गई है, ये आर है और ये वाला क्या है, एच है। तो इन दोनों को सम करके जो डिस्टेंस है वो 10,000 किलोमीटर है, उसको हमने क्या कर दिया, मीटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। जी की वैल्यू हमें पता है, तो हमने सेम वही पिछले वाले फार्मूला लगाएंगे, और इधर से हमने क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करना है इस फार्मूले से। तो जी एच की वैल्यू जो कि हमारे पास है, मास ऑफ अर्थ इसी साइड पे पड़ा रहेगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर उधर जाके जी एच के साथ मल्टीप्लाई होगा, जी नीचे जाके आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, उसमें हमने वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अगले न्यूमेरिकल की तरफ आ जाए, तो वो कहता है कि एट व्हाट अल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम द 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। वो कहता है कि कितने अल्टीट्यूड के ऊपर जो ज़मीन की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू है चौथा हिस्सा रह जाएगी, मतलब कि 2.5 वो कब रहेगी। तो हमने वही तो कैलकुलेट करनी है, हाइट कैलकुलेट करनी है। तो जी की वैल्यू वैसे होती है 10, जी को 4 में डिवाइड किया तो 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। कैपिटल जी की वैल्यू हमें पता है, मास ऑफ अर्थ भी हमने याद करना है, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर से एच कैलकुलेट करना है बेसिकली। तो इधर से क्या होगा, जी एच इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच, और इसको हमने जी एच क्या है, जी ओवर
4 के इक्वल है, तो जी ओवर 4 का हम नॉर्मली हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आप लोग क्या करें कि ये जो मास ऑफ अर्थ है, ये जो MER है, ये वाला ME, इसकी जगह पे हमें पता है कि GR² ओवर G के इक्वल है, तो GME की जगह पे मैं लिख सकता हूँ GR²। ये जो ऊपर GME लिखा हुआ है, ये वाला, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ GR²। तो मैंने ये GR² लिख दिया। अब आर जी को एक साइड पे, जी इधर से एक ये वाला जी और एक ये वाला जी कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/4 इज इक्वल टू आर स्केयर ओवर आर प्लस एच का होल स्केयर। अब देखो, तो आर इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाओ तो क्या हो जाएगा, आर प्लस एच 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ये आ जाएगा 4 आर स्केयर, दोनों साइड पे स्केयर रूट लिया तो 4 आर स्केयर का 2 आर आ गया, इसका आर एच, तो 2 आर में से एक आर माइनस किया तो एच इज इक्वल टू क्या आ गया आर। तो जितनी हाइट होगी और रेडियस जब सेम होगा तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा 1/4 ऑफ आ जाएगा, जी की वैल्यू उतनी 1/4 आ जाएगी। तो अगला न्यूमेरिकल है, द पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च एट 850 किलोमीटर अबव द फाइंड द ऑर्बिटल स्पीड वी नॉट। जी हमने कैलकुलेट करनी है, हाइट इतनी है उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, मास ऑफ अर्थ हमें पता है, जी की वैल्यू भी हमें पता है और वी नॉट कैलकुलेट करना है, तो वी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी नॉट इधर इक्वल है जी एच इंटू आर प्लस एच का स्क्वायर रूट है, ठीक है जी। तो वी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, GME ओवर आर प्लस एच इंटू, अब जी एच की वैल्यू पुट की है इधर बेटा जी, ये जो जी एच है किसके इक्वल था, जी एच, ये आप लोगों ने याद रखने फॉर्मूले सारे, जी एच इज इक्वल्स टू जी ME ओवर आर प्लस एच का, ये थोड़ा स्लो लिखने, मेरा कीपैड सॉरी जो टच है वो थोड़ा स्लो है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये जो जी एच की वैल्यू है ये हमने इधर पुट कर दी है, ठीक है जी। तो आर प्लस एच, एक आर प्लस एच कैंसिल, वैल्यूज पुट की, इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास वी नॉट की वैल्यू आ गई उस, और स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। अब लास्ट न्यूमेरिकल मेरे ख्याल में लास्ट ही है, ठीक है जी, इसका वैल्यू क्या है, अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज लॉन्च एट 40,000 किलोमीटर, फाइंड द ऑर्बिटल स्पीड। तो वही वी नॉट कैलकुलेट करना है, अगेन वही सेम मेथड है, ठीक है जी। तो ये आप लोगों की उस स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर वैल्यू आ जाएगी। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।